फिर कल की क्लास में कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके चलो। तो आई थिंक कल हमने पढ़ा था लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, है ना? कल रिवाइज कर लेते हैं, कल क्या पढ़ा था हमने एक बार। हाँ, कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। एक्सप्रेशन फॉर लेटरल डिस्प्लेसमेंट टी एक्स इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। यही कुछ आया था। ठीक है। ओके चलो आगे देखते हैं। ठीक ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो अभी हमने देखा कि सर अभी हमने देखा लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन फॉर माई स्क्रीन इज विजिबल। हाँ सर। ठीक है ओके। ठीक है, ये जो डेरिवेशन जो है एक्स इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर, साइन आई माइनस आर, जो कल जो हमने देखा था फॉर्मूला, ये। ठीक है, अब इसमें देखो, ये हमने देखा था। सर ये कुछ डायग्राम कुछ ऐसे था। तो ये मेरा यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे चले जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा। तो ये है एक्स जो मुझे निकालना था। ये है टी ना, यही था कुछ। ये था आई। तो ये हो जाएगा आई माइनस आर। ये हो जाएगा आई माइनस आर। ठीक है, ऐसे ही हमने कुछ किया था कुछ, साइन आई माइनस आर। और ये है मेरा आर। ठीक है, तो ऐसा ही, सॉरी सॉरी, ये आई है ना, ये आ रहा है ना, तो आई माइनस आर। ठीक है, ऐसा हमने कुछ देखा था। अब मुझे बताओ, अगर स्नेल्स लॉ हमको पता है क्या होता है स्नेल्स लॉ। सर म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन आर, साइन आर, म्यू इक्वल टू साइन आई माइनस आर। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँ अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करूँ, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन आर, तो फॉर्मूला में कुछ चेंज लग रहा है आपको? यूज स्नेल्स लॉ। तो मुझे तो इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू टी साइन साइन ए माइनस बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, वो सब हम यूज करेंगे। तो बाकी मैथमेटिक्स करने के बाद कुछ ये फॉर्मूला आ जाता है, टी अपॉन साइन आई, वन माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई का अंडर रूट। ठीक है, ये वैसे याद नहीं रखना, मैंने बस लिखवा दिया है। यहाँ पे अगर म्यू की वैल्यू डालो, यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद थोड़ी मैथमेटिक्स आ जाती है। वो सब करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाता है, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस मैंने लिखवा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। ठीक है ओके। अब देखो, ये क्या बात है सर। मान लो आपके पास एक गिलास है जिसके अंदर पानी है ना। आपने देखा आपने बकेट लिया, बकेट में आपने पानी पानी भर दिया, पानी 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 है। ठीक है, आपने क्या किया, मान लो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है। बट बट जब आप यहाँ से देखोगे, जब आप अपनी आंखों से यहाँ से देखोगे, सॉरी, यहाँ से आपने देखा, यहाँ ये आपकी आई है। तो क्या आपने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपको यहाँ पे ना दिखते हुए तो यहाँ पे दिखता है? बोलो। हाँ सर। है ना, पानी में जो भी ऑब्जेक्ट अगर आप नीचे डाल दो, बट वो आप अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, है ना? तो भाई, तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पे कि सर, ये तो है इसकी रियल डेप्थ, जो एक्चुअली ऑब्जेक्ट की डेप्थ है ना, एक्चुअली में जो डेप्थ है। बट अपने को जो दिखती है वो है भाई
ये जो है अपेरेंट डेप्थ, जो एक्चुअल एक्चुअल हाइट है, जो एक्चुअल डेप्थ है, वो तो होगी रियल डेप्थ। और जो हमारी आंखों को दिख रही है वो क्या हो गई सर? वो होगी अपेरेंट डेप्थ, वो होगी अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? देखो, यहाँ से देखो, एक, अगर मैं यहाँ से बनाऊं तो एक एक रेस तो ऐसे चली जाएगी ऊपर। ठीक है, एक चलेगी ऐसे, एक रे लेट सपोज ऐसे चली गई, किसी एंगल पे जाएगी। अब डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रही है तो भाई, डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रही है तो कहाँ पे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ना, डेंसर से रेयर मीडियम पे जाएगी तो कहाँ पे जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करो करो पीछे, तो आपको इमेज कहाँ दिखेगी? यहाँ पे दिखेगी। समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पे आया? क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से जो आपका अपरेंट डेप्थ है वो हमेशा लेसर होता है आपके रियल डेप्थ की वजह से। ठीक है, तो ये है आपके पास वाटर, बाहर है आपके पास एयर। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ, लेट्स सपोज ये ले लो एंगल आई, ये ले लो एंगल आई, तो नाम ले लेते हैं ये ओ है, ये आई है, ये लेट्स सपोज ये ए है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं म्यू का बात म्यू लिखूं, म्यू क्या होगा भाई? म्यू होगा सर साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू वन साइन आर। ठीक है, साइन आई, साइन आई, साइन आई क्या होगा सर? साइन आई, ए एंगल ए ओ बी, मैं मान लो ये इसको मैं नाम दे देता हूँ ए ओ बी। साइन आई, साइन आई क्या है? मैं बोल रहा हूँ एंगल ए ओ बी। साइन आर, आर क्या है? ये है आर, आर क्या है? एंगल ए आई बी। ठीक है, ए ओ बी को मैं अगर लिखना चाहूँ एंगल ए ओ बी, ये 90 डिग्री पे है, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, मतलब ए बी, ए बी अपॉन, ए बी अपॉन बी ओ। सिमिलरली अगर एंगल ए आई बी को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी आई। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ए बी कैंसिल हो गया, तो आ गया बी आई अपॉन बी ओ, बी आई अपॉन बी ओ, बी आई अपॉन बी ओ। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ इसे, बी आई जो है वो अप्रोक्सीमेट ए आई के बराबर है, और जो बी ओ है वो अप्रोक्सीमेट ए ओ के बराबर है ना? ये तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। मान लो कि ऐसे भी तो हो सकती थी कोई, जो ऐसे निकल जाए, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैंने लिख सकता हूँ जो म्यू है, जो म्यू है, म्यू कितना आ गया? म्यू, अच्छा म्यू में एक चीज मैंने यहाँ पे, नहीं यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। म्यू क्या होता है भाई? म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर। ठीक है, म्यू आई मतलब आई कहाँ पे है? आई तो वाटर में था, तो म्यू वाटर इंटू साइन आई, म्यू टू एयर में तो वन, म्यू एयर में तो म्यू एयर हो जाएगा इंटू साइन आर। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ गया आपका? साइन आई अपॉन साइन आर आ गया आपका म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। ठीक है भाई, म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर। तो ये आ गया आपका भाई म्यू वाटर अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू बी आई अपॉन बी। ठीक है, बी आई क्या है आपका? ए आई अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे को इसको मैं कर दूं म्यू ए अपॉन म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू, उल्टा कर दूंगा तो ए ओ अपॉन ए आई। म्यू और इन एयर कितना होता है? वन, तो वन अपॉन म्यू वाटर इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ए आई। वन अपॉन म्यू वाटर, ए ओ, व्हाट इज ए ओ? व्हाट इज ए ओ? ए ओ इज द रियल डेप्थ। व्हाट इज ए आई? व्हाट इज ए आई? व्हाट इज ए आई? ए आई इज माई अपरेंट डेप्थ। Apparent. ठीक है, तो ये आ गया आपका
फॉर्मूला फॉर्मूला क्या आ गया आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं इसको लिखना चाहूँ म्यू ए डब्ल्यू। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ म्यू ए डब्ल्यू, मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिखा म्यू ए डब्ल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया? म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ म्यू ऑफ डब्ल्यू और म्यू ऑफ ए, मतलब म्यू ऑफ डब्ल्यू अपॉन म्यू ऑफ ए, ये नोटेशन है। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ म्यू ऑफ ए अपॉन म्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। यहाँ से जो फॉर्मूला जो आपने को याद रखना है वो क्या है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल करवाता हूँ, अभी समझ में आएगा अच्छे से। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। ठीक है सर। ठीक है, इतना समझ में आया? एक और चीज, यहाँ तक तो अपने को, यहाँ तक तो बेसिक था कि सर साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू जो मेरा एच है, हाइट है, वो आ जाता है। एक और क्वेश्चन आता है इसमें, एक और क्वेश्चन आता है अपरेंट शिफ्ट, इसमें आता है। अगर मैं यहाँ से अगर आपसे पूछ दे अपरेंट डेप्थ, तो कैसे निकालोगे भाई? रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट या अपरेंट शिफ्ट, कुछ भी। ये क्या होता है कि सर कितना हाइट वो यहाँ से रेज हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भाई, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ रहा है, मतलब सही इतना, ये इतना हाइट ऊपर आ रहा है ऑब्जेक्ट, है ना? इतना एक्चुअली इसको होना चाहिए था यहाँ पे, बट वो दिख रहा है ऊपर, मतलब इतना ऊपर चला गया है। तो यही क्या है आपका नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है, अपरेंट शिफ्ट कितना हो रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच या डी, किसी से भी कर सकते हो। मान लो मैं डी लिख रहा हूँ, तो डी क्या हो जाएगा भाई? डी क्या हो जाएगा भाई? आ गया, ये हो जाएगा ना, डी निकालना है तो ए ओ में से ए आई माइनस कर दूंगा मैं। ए ओ में से ए आई माइनस कर दूंगा तो मेरे पास डी आ जाएगा, मैथमेटिक्स है। डी कितना हो जाएगा भाई? ए ओ में से ए आई माइनस कर दूंगा। ठीक है, अभी अभी हमने निकाला ए ओ माइनस ए आई क्या है? अपरेंट डेप्थ क्या है? रियल डेप्थ माइनस म्यूचुअल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ए ओ कॉमन आ गया, 1 - 1 अपॉन म्यू आ गया, डी। और एओ का, एओ क्या है? एओ क्या? टी है। अगर इसका एओ क्या? टी। अगर मान लो ये इसका जो पूरा जो एओ मुझे पता है, वो क्या आ गया? रियल डेप्थ अगर मुझे पता है तो क्या हो जाएगा? टी। अगर मैंने वो टी लेके चल रहा हूँ, इसकी जो पूरी लंबाई है, तो मेरे पास यहाँ से फॉर्मूला क्या आ गया नॉर्मल शिफ्ट का? डी इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। डी इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 - 1 बाई म्यू। ठीक है। ठीक है सर। चलो, एक क्वेश्चन है आपके पास। अब बबल, एक बबल है इन ग्लास स्लैब, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मेरे को 1.5। व्हेन 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 viewed फ्रॉम वन साइड appears appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, from other
राइट। तो आपसे पूछा है थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ स्लैब पूछा है आपसे। ऑप्शन ए है आपके पास 3.75 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। चलो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बबल है ग्लास स्लैब में, ठीक है, उसको जब मैं एक एंगल से देख रहा हूँ तो वो जो मेरे को 5 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, और अगर दूसरे एंगल से देखा मैंने तो वो मेरे को 2 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है। तो मुझसे पूछना, इसने पूछा है कि भाई स्लैब की थिकनेस क्या है, भाई वो बता दो। मतलब ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, सपोज, सॉरी, सपोज ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। मान लो ये कोई बबल था यहाँ पे, मतलब बबल ले लो। जब मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मेरे को 5 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है, और जब मैं इसको यहाँ से देखा तो मेरे को 2 सेंटीमीटर अदर साइड से दिख रहा है। तो मुझसे ये थिकनेस पूछा है, ये टी निकालना है। बताओ, निकाल सकते हो? हाँ से मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई करो। ठीक है। और सर पूरा क्वेश्चन देखो। सॉरी। इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अपर ये वाला, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपॉन इंटू अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो सर 10.5। 10.5, 10.5 इज द राइट आंसर। ठीक है। अब ठीक है। देखो, देखो लेट्स सपोज, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे करना है। लेट्स सपोज कि भाई इसकी यहाँ से हाइट ले लो h2, और इसकी यहाँ से हाइट ले लो h1। ठीक है। अब ये मेरे को इतना ऊपर दिख रहा है ना, तो ये जो हाइट है, जो अपर एंड डेप्थ है, वो मैं ले लेता हूँ h1 डैश। और ये मेरे को यहाँ से भी ऊपर दिख रहा है, तो ये मैं हाइट ले लेता हूँ h2 डैश अपने लिए, है ना। तो ये h2 हो गई इसकी रियल डेप्थ, h1 हो गई, h2 डैश हो गया इसका अपर एंड डेप्थ, h1 हो गया इसका रियल डेप्थ, h1 डैश हो गया इसका अपर एंड डेप्थ। ठीक है। तो h2 डैश मतलब अपर एंड डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू मान लो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है n2, ये n2 ले लेता हूँ, n1 ले लेता हूँ, मतलब n2 में बाहर ले लेता हूँ, n1 बाहर ले लेता हूँ, इन अंदर ले लेता हूँ। तो इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है। सिमिलरली h1 वाले में क्या होगा, h1 डैश अपर एंड डेप्थ अपॉन ये इक्वल टू n2 बाई n1। ठीक है। h1 वाले में भी क्या जाएगा, n2 अपॉन n1। अब मेरे को भाई इसने h2 डैश की वैल्यू दे दी है, h2 डैश की वैल्यू दे दी है इसने, h2 डैश की वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर, और h1 डैश की वैल्यू भी दे दी है 2 सेंटीमीटर, है ना, जो ऊपर उठा हुआ है वो तो दे दिया है। और मुझसे पूछा थिकनेस, थिकनेस मतलब क्या हो गया, h1 प्लस h2। मुझे निकालना है h1 प्लस h2। ठीक, मुझे निकालना था h1 प्लस h2। तो क्या मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ, तो अच्छा, यहाँ से मेरे पास h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से मेरे पास h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h2 डैश अपॉन n1 प्लस n1 बाई n2। यहाँ से मेरे पास h1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h1 डैश n1 अपॉन n2। h1 प्लस h2 निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, इक्वल टू n1 बाई n2 आ गया कॉमन, h1 डैश प्लस h2 डैश। ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ था भाई मेरे को, 1.5 दिया हुआ है, 1.5 मेरे को दिया हुआ है। तो 1.5, 1.5 आ गया, h1 डैश प्लस h2 डैश कितना, 7, 1.5 इंटू 7 है 10.5।
ठीक है, एन वन हाँ अपॉन सर। एन टू था ना, तो एन वन तो हो गया 1.5, एन टू हो गया 1, 1.5 बाई 1, 7, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, ये वाले अपरेंट डेप्थ वाले। एक और क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन है आपका जेई का क्वेश्चन है। एक माइक्रोस्कोप है, अ माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ mark on a piece of paper and and then a slab of glass of thickness, अच्छा थिकनेस अब हमको दे दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे दे दिया 1.5, इज प्लेस्ड ओवर इट, इज प्लेस्ड ओवर ओवर द मार्क। ठीक है, इतना मेरे को दिया हुआ है। मुझसे पूछा है हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी मूव्ड बी मूव्ड टू गेट द मार्क, टू गेट द मार्क इन फोकस अगेन। ठीक है, ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर अपवर्ड, ऑप्शन बी 1 सेंटीमीटर अपवर्ड, ऑप्शन सी 4.7 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ऑप्शन डी 1 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। ठीक है, चलो सॉल्व करो। एक माइक्रोस्कोप है भाई, एक पीस ऑफ पेपर था भाई, पीस ऑफ पेपर ले लो। ठीक है, एक पीस ऑफ पेपर था, उस पर एक मार्क था। ठीक है, उस मान लो पीस ऑफ पेपर था यहाँ पे, अब इसके ऊपर तुमने डाल दिया है स्लैब। ठीक है, इस स्लैब की थिकनेस दी हुई है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इतना सब कुछ दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब पूछा है ओके, हाउ शुड द माइक्रोस्कोप बी फोकस्ड। अब आप यहाँ से देख, अब आप सपोज यहाँ से देख रहे हो, तो अब आपको ये जो फोकस है, ये जो मार्क है वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा होगा, तो आप उसको कितना हाइट पे फोकस करोगे ताकि वो आपको मार्क दिखे ना, माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। अब आप अपने ग्लास स्लैब लगा दिया है, ग्लास स्लैब लगा दिया, तो आपको माइक्रोस्कोप को फोकस करना पड़ेगा। फोकस करने के बाद वो कितना हाइट, उतना ऊपर आएगा, कितना हाइट इसको ऊपर लाना पड़ेगा ताकि वो मार्क आपको वापस फोकस होके दिखे। ये बेसिकली आपसे ये डिस्टेंस पूछा है डी, इसमें बेसिकली इसने क्या पूछा है, ये पूछा है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, नॉर्मल शिफ्ट डी, सब कुछ दिया ही हुआ है, डी इक्वल टू टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। टी मेरे को दे दिया है 3, 1 - 1 अपॉन 1.5 आ गया, 3 इंटू 1.5, 0.5 अपॉन 1.5, 1 आंसर आ गया, 1 है, 1 सेंटीमीटर अपवर्ड। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसमें एक स्लैब के अलावा अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल स्लैब लगा दूँ तो क्या होगा। अभी तो एक स्लैब था, रिफ्लेक्शन थ्रू थ्रू मल्टीपल स्लैब, थ्रू मल्टीपल स्लैब मतलब, सर एक स्लैब ले सपोज ये है, ठीक है, सर दूसरा स्लैब आपने फिर से लगा दिया है, ठीक है सर, और फिर तीसरा स्लैब आपने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जैसे सपोज सर ये है म्यू 1, ये है म्यू 2, ये है म्यू 3, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, सपोज सर यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, आप यहाँ से देखना चाहते हो, तब आपको क्या 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 होगा, सेम सेम चीज, अगर मैं पूछूं कि, अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि भाई ये ऑब्जेक्ट है वो कितना ऊपर उठ गया होगा, तो सपोज ये कितना डिस्टेंस उठ गया होगा, जैसे सपोज डेल्टा टी, तो आप कैसे निकालोगे डेल्टा टी। सर लेट्स सपोज है इसका जो वो है T1, ये जो स्लैब है वो है T2,
ये जो स्लैब है वो है T3। ठीक है, सेम जो हमने पढ़ा है, डेल्टा टी इक्वल टू सर T1 1 - 1/μ1 प्लस T2 1 - 1/μ2 प्लस T3 1 - 1/μ3। कितने भी स्लैब आ जाए फॉर्मूला मेरा सेम रहेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। ये जो अपरेंट शिफ्ट और जो रियल डेप्थ वाला जो है ना, इसका अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखना चाहो तो ये होता है सन एट सनराइज एंड सनसेट। सन सनराइज के टाइम पे और सनसेट के टाइम पे इसका एप्लीकेशन है। अपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट। मतलब लेट्स सपोज ये है मेरा अर्थ, अर्थ मान लो ये। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, है ना, आप लेट्स सपोज यहाँ पे हो, ये आपका होराइजन है, यहाँ पे हो। ठीक है, लेट्स सपोज सन है भाई साहब अभी, एक्चुअल ये है मेरा एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन। जो यहाँ से जो मेरे भाई यहाँ से जो रेज आ रही है वो कुछ आपके पास ऐसे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो जो इस फेयर है, ये है इसका एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन। बट आपको आपको सन दिखता है कुछ यहाँ पे। तो ये आ गया एटमोसफेयर, ये अर्थ। तो ये है आपका रिफ्रैक्शन इफेक्ट, ये है रिफ्रैक्शन इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है पूरा। ठीक है ठीक है, तो ये तो हो गया एप्लीकेशन के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑप्टिक्स इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ TIR। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क, ऑप्टिकल फाइबर वर्क। ठीक है, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमको पता नहीं होता तो भाई इतने जो हाई डेटा जो फ्लो हो रहा है ना, जो भी हम वाईफाई अभी जो हम बात कर पा रहे हैं, ये सब पॉसिबल ना हो पाता है। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में CBSE में आएगा ही आएगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आओ ध्यान से सुनते हैं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, सबसे पहले सर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले तो जो रे ऑफ लाइट है, इट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। सबसे पहले बात तो ये है, TIR के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है सर, डेंसर से रेयर मीडियम में जो लाइट है वो फ्लो होनी चाहिए। दूसरा है इसका जो क्रिटिकल एंगल है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो मेरा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, मतलब मेरा आई शुड बी ग्रेटर देन IC। अभी क्रिटिकल एंगल क्या है वो बताने वाला हूँ, बट ये दो कंडीशन है TIR होने के लिए। पहला क्या है सर, लाइट शुड मूव फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। सर दूसरा, माई एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब बोलो ठीक है सर, ठीक, अब देखो अब क्या बोलने वाला हूँ। जब वेन अ रे ऑफ लाइट, ठीक है, वेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ, जब मैं एक रे ऑफ लाइट को, when a ray of light moves from a denser to rarer medium, तो क्या होता है, डेंसर मतलब हो गया वाटर या गिलास, रेयर मीडियम हो गया एयर। क्या होता है, माई रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, द
रिफ्रैक्टेड रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है सर, इतना पता है हमको, इतना पता है। सो दैट, मतलब सर अगर मैं ये था, ऐसे है, ये नॉर्मल है, तो अवे हम लोग मतलब ऐसे मूव करेगा ना सर। तो सर ये है मेरे पास आई, ये क्या मेरा आर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, इसमें बताओ मेरा एंगल आई बड़ा है कि एंगल आर बड़ा है, ये बताओ। एंगल आर बड़ा है। आर बड़ा है ना। So when a ray of light moves from a denser medium to a rarer medium, the refracted ray bends away from the normal. So that so that the so that the angle of refraction is greater than angle of incidence। सही बात है। अब जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता रहूंगा, जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूंगा, क्या होगा, मेरा जो करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो भी बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना, है ना भाई। हम्म। जैसे जैसे हाँ मेरा सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे मेरा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अब फॉर अ सर्टेन एंगल, अब मान लो किसी एंगल पे, आई पे, मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसको मैं अगर पिक्टोरियल वे में बनाऊँ तो, अगर मान लो ये मेरा इंसिडेंस एंगल था, अब मेरा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो ऐसे हो गया, है ना, ये 90 डिग्री हो गया, ये आई था। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, इसे सुनना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है, पानी पानी है, ये एयर है। फिर से सुनना, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम, बाहर हवा में, इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जिस एंगल पे जिस एंगल पे मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल को मैं क्या बोलता हूँ, क्रिटिकल एंगल बोलता हूँ। कब, जब मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। बोलो समझ में आया। हाँ सर। फिर से बता रहा हूँ, जो जो दो चीज मैंने बताया बोली। पहला, अभी जो मैंने बताया, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं उसको पिक्टोरियल वे में बता रहा हूँ। ठीक है, समझो कि ये है मेरा बाउंड्री ऑफ एयर एंड वाटर इंटरफेस। ठीक है, समझो यहाँ पे है मेरा एयर, और यहाँ पे था मेरा पानी। ठीक है, ओके। सर जब अगर इसमें से रे ऑफ लाइट अगर सीधे जाएगी तो सीधे निकल जाएगी। मान लो यहाँ से गया, ये निकल गया। ओके, क्योंकि नॉर्मल तो सेम ही है। अगर ये कुछ ऐसे गया, अगर ये कुछ ऐसे गया तो सर इसका नॉर्मल कुछ यहाँ पे होगा। मैं बोला हाँ, इसका कुछ यहाँ पे होगा, तो सर इसका जो एंगल ऑफ, ये हो गया कुछ, सॉरी, ये कुछ ऐसे निकल गया। सर ये हो गया इसका आर, है ना। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अगर मैं अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, ये, है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से पहले इतना था, पहले पहले आई इतना था, अब आई इतना हो गया भाई, है ना, अब आई इतना हो गया। अब इस वाले केस के लिए सर इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा और बढ़ जाएगा। ठीक है सर, जब सपोज इस वाले केस के लिए सर मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस एंगल को भाई साहब मैं क्या बोल दूंगा, आई सी। इस वाले केस में मेरा आई क्या हो जाएगा, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, आई
इक्वल टू आई सी। इसके बाद इस वाले केस में किया है आई लेस देन आई सी, यहाँ पे भी किया है आई लेस देन आई सी। अब अब सुनना मेन अब है। अब जैसे ही मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ले गया, जैसे ही मैं अब 90 इससे ज्यादा ले गया, अब जितनी भी रे है ना भाई भाई साहब, अब वो वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे गया बाहर निकल गया, ऐसे गया बाहर निकल गया, यहाँ पे ऐसे गया इस बाउंड्री को चला गया। अब इसके बाद जितनी भी लाइट होगी वो मेरे वापस मेरा जो वाटर वाला सरफेस है उसके अंदर आ जाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है भाई साहब? टोटल टोटल इंटरनल। क्योंकि सारा का सारा रे यहाँ पे क्या है आई, इस वाले केस के लिए क्या है आई इज ग्रेटर देन आई सी। बोलो, पहले मैंने लिख के समझाया ये डायग्राम से समझाया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझा। कोई डाउट नहीं है, बहुत पक्के से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आता है टी आई आर लिखने के लिए, सबसे पहले ध्यान रखना टी आई आर का डेफिनेशन लिखने के लिए आएगा सीबीएसई में। ठीक है, तो क्या लिखोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? व्हेन ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है पूरा, सर व्हेन अ रे ऑफ लाइट travels from a denser medium to a rarer medium, the refracted ray bends away from the normal, so that the angle of reflection is greater than the angle of incidence. As the angle of incidence will increase, my angle of reflection will also increase. Sir, for a certain angle of incidence, my refracted ray will be 90 degree. फिर फिर इसके बाद आपको बताना है, इसलिए आपको लिखना है सर द एंगल ऑफ इंसिडेंस in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. इसके बाद आपको क्रिटिकल एंगल को का डेफिनेशन लिख देना है। क्रिटिकल एंगल क्या होता है सर? द एंगल द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो डेंसर मीडियम में ही होगा है ना? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called critical angle. It is denoted by it is denoted by IC. It is denoted by IC. ठीक है? अब ठीक है, if now इसके बाद if अब मेरा if angle of incidence is increased beyond क्रिटिकल एंगल आईसी। अब मैं अगर अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ले जाऊंगा तब क्या होगा? पूरा का पूरा जो लाइट है, होल ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। अब लिखोगे आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। क्या लिखोगे? सर द फिनोमिना in which a ray of light
in which a ray of light traveling at an angle of incidence greater than critical angle from कहाँ से from denser medium to rarer medium is totally reflected back to the into the denser medium is called total internal reflection। बताओ भाई, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, अगर आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आ गया डेरिवेट लिखने के लिए आ गया 5 मार्क्स में, तो क्या आप पूरी कहानी लिख सकते हो पूरा इस डायग्राम के साथ? ये डायग्राम बनाना है और आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि सर पहला मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है, छोटा सा है, तो कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा हमेशा ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा बड़ा होगा। फिर सर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसको मैं क्रिटिकल एंगल बोल देता हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल एंगल से ज़्यादा किया, तो सारा का सारा जो लाइट है वो वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वही है पूरी कहानी जो मैंने बताया, एक ही चीज है, उसी को बार बार लिखना है। ठीक है, 5 मार्क्स में आएगा पूरा ये कहानी। पहले ये डायग्राम बनाओ, इसको एक्सप्लेन करो, फिर क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन लिखो, फिर लिखो कि अगर मेरा एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो सारा का सारा लाइट वापस हो जाएगा। उसके बाद डाल दो दिस फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम greater with an angle of incidence greater than critical angle is it will be totally reflected back into the denser medium. This is known as total internal reflection। ठीक है, या तो ये आएगा, या तो आ जाता है राइट द, या तो आ जाता है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, जो मैंने पहले बताया था। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन, व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशन, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, जल्दी बताओ। व्हाट आर द टू नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू हैपन, जल्दी बताओ। डेंसर टू रेडो मीडियम में लाइट ट्रैवल करना चाहिए। वेरी गुड, दूसरा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस should be more than the critical angle। वेरी गुड, ठीक है, अगर आएगा लिखने के लिए हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिलेशनशिप बिटवीन योर क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमने पता है भाई हमको भाई, स्नेल्स लॉ से मैंने आपको बताया हुआ है भाई, क्या होता है भाई सर, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू सर μ2 अपॉन साइन आर, है ना। सर जब मेरा आई सी है फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, सर उस केस में मेरा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा क्या कितना होगा, 90 डिग्री होगा, बोलो हाँ या ना, है ना। हाँ। तो सर म्यू जो साइन आई सी है, और म्यू 2 तो सर एयर मीडियम है, तो वो तो एयर हो गया, वो तो 1 हो गया। 1 इंटू साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो यहाँ से मेरे पास बढ़िया सा फॉर्मूला आ गया। तो जो म्यू होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन आई सी। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ से एक और चीज आपको क्या पता लग गया कि सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल। अगर मुझे उस मीडियम का क्रिटिकल एंगल पता है तो मैं उसका साइन निकाल दूंगा और उसको रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो मुझे उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता लग जाएगा। बताओ, क्या बढ़िया फॉर्मूला मिल गया आपको।
है ना। अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट नहीं पता, मुझे उसमें स्पीड, अभी हमने क्या पढ़ा था स्पीड म्यू, कल की क्लास में क्या होता है, सी अपॉन वी। आज हमने क्या पढ़ा, म्यू साइन अपॉन आई, 1/sin IC। तो आपसे एक्सपेक्ट करो कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आपको C/V को 1/sin IC इक्वेट करना हो, समझ में आ रहा है, और पूछ लेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसको होता है क्वेश्चन फॉर्मूला को कोरिलेट करना, समझ में आ रहा है। सी तो आपको पता ही है, 3/3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछ लेगा, या वी भी दे देगा, अब पूछ लेगा व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द IC। आप बोले अरे सर क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे, आपको बस इक्वेट करना है, ठीक है। बोलो। हाँ सर। ठीक है, यहाँ तक था बहुत ज्यादा अब देखो एक क्वेश्चन, देखो जेई में क्या पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, बंदा लिखना क्या, बोल दिया इन टी आई आर when the angle of incidence is equal to critical angle for a pair of media, what will be the angle of reflection, बताओ। 4 मार्क्स में पूछा हुआ है जेई 2023 में। ऑप्शन दे दिया 90, ऑप्शन बी दे दिया 180, ऑप्शन सी दे दिया 0, ऑप्शन डी दे दिया इक्वल टू एंगल आई। क्या आंसर होगा। 90। पहला क्वेश्चन देखो, टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, अच्छा देखो आ गया फॉर्मूला। बोला है कि भाई दो लाइट है आपके पास, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इनटू लिक्विड, एक लिक्विड एक्स है एक लिक्विड वाई है, वो है 3500 एमस्ट्रॉन्ग एंड 7000 एमस्ट्रॉन्ग, मतलब एक्स में 3500 है और वाई में 7000 एमस्ट्रॉन्ग है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल, पूछ दिया भाई आपसे। ठीक है, बता दो भाई। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 30 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 15 डिग्री। चलो भाई बता दो। वेवलेंथ दे दिया है, क्या दे दिया, वेवलेंथ दे दिया है, और आपसे पूछा है क्रिटिकल एंगल। मैंने बताया सर आपको, सर म्यू क्या होता है सर, 1/sin IC। सर sin IC कितना होगा, 1/म्यू, मतलब N1/N2 होता है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, N2/N1, सपोज दो अलग अलग है तो। हम्म। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ कैसे डिपेंडेंट है। सर आप बोलोगे सर एन तो होता है सर स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड इन मीडियम होता है। सर स्पीड ऑफ लाइट और फिर वेवलेंथ कैसे है, सर सी होता है न्यू लेमडा, है ना। तो एन हो गया, एन इज प्रोपोर्शनल टू एन इज सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है ना, मतलब सी मतलब वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी की टाइम पे लिख सकता हूँ फिर लेमडा, तो मतलब मेरा जो एन जो होता है जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। एन एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है, तो अगर N2/N1 है तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, λ1/λ2, उल्टा है तो। λ1 कितना है भाई, 3500, λ2 कितना है भाई, 7000। तो sin IC कितना आ गया, 1/2। तो sin30 होता है 1/2। तो मेरे पास क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री।
ठीक है सर, समझो। ठीक है। ठीक, और आगे क्वेश्चन करते हैं। टीआईएल जो था आपका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, टीआईएल से क्वेश्चन आपको किसी ना किसी एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। है? ठीक है। ठीक है, आ जाओ टीआईआर का। अब जो ये जो हमने पढ़ा, ये जो आपने बोला सर, आपने पढ़ा तो दिया ये सर, इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन है भाई इसका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर। अभी जितना भी कम्युनिकेशन होता है सब ऑप्टिकल फाइबर से ही हो रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का कॉन्सेप्ट ही क्या है? टीआईआर मतलब सर, हम ऑप्टिकल फाइबर के अंदर ना, हम क्या करते हैं, मान लो ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है, सपोज मैं इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर मैं लाइट एक ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डालता हूँ, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा क्रिटिकल इस फाइबर के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। और जैसे ही लाइट मान लो ये मेरा ट्रांसमीटर है, यहाँ पे मेरा रिसीवर है, और जैसे ही ये लाइट मेरा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा गया, इसके बाद क्या होगा? इसमें से लाइट निकलेगी नहीं और अंदर ही घूमती रहेगी। और वापस जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे मैं निकाल लूंगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? बोलो बोलो। अ, हाँ सर। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर जैसे मैं सी आई एम वर्किंग इन वैसे आई एम वर्किंग इन चेन्नई मेट्रो ना। तो हम जैसे मेट्रो वाले इन्वायरमेंट में वी यूज सिंगल मोड फाइबर। मैं थोड़ा सा ज्यादा जानकारी दे देता हूँ। फाइबर में भी दो टाइप के फाइबर होते हैं। एक होता है सिंगल मोड फाइबर, एक होता है मल्टी मोड फाइबर। मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर मतलब क्या हुआ सर, एक वेवलेंथ की जो लाइट सिंगल मोड में, जैसे मैंने बोल दिया, मैंने 1310 नैनोमीटर की लाइट या 1550, दो हम यूज करते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पर्पज के लिए। हम 1310 नैनोमीटर और 1550 नैनोमीटर, मतलब एक एक लाइट जो होगी वो उसको हम अंदर डाल देते हैं और उसको हम यूज करते हैं। सिंगल मोड फाइबर जो होता है वो हम यूज करते हैं लॉन्ग कम्युनिकेशन के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। मल्टी मोड फाइबर क्या होता है? मल्टी मोड फाइबर के अंदर हम एक से ज्यादा जो लाइट की जो रेस है वो अंदर भेज देते हैं, है ना? तो उसमें क्या होगा, एक तो गया ही है, एक तो गया ही है, एक तो गया, साथ में एक और चले जाता है। हम एक से ज्यादा भेज सकते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं मल्टी मोड फाइबर। ठीक है। मल्टी मोड फाइबर हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर मैं आपको फाइबर के बारे में थोड़ा सा और बताऊं, तो जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक होता है कोर। ठीक है। और इसके ऊपर जो परत रहती है उसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। जिसके ऊपर रहता है क्लैडिंग। ठीक है। इसी के अंदर आपका जितना भी लाइट है वो फ्लो हो रहा है। जो कोर है ना, जो कोर है इसके अंदर आप लाइट दोगे, इसके अंदर आप लाइट दोगे, और इसके अंदर ही क्या है, लाइट जो है वो फ्लो होती रहती है अंदर। क्लैडिंग क्या है? सपोर्ट के लिए। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोर, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है। और इसको पूरा सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, एक कोटिंग। ये पूरा कोटिंग है। ये क्या है आपका कोटिंग। जो लाइट है वो इसमें, जो कोर है ना इसमें फ्लो हो रही है बस। ठीक है। ये है हमारा ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है अपना, हम यूज करते हैं टीआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करते हैं। ओके। ठीक है, आपके वाइवा में पूछ सकता है ये।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। कभी कभी अगर आप रेगिस्तान गए हो तो वहां पे आपको मिराज फॉर्म होता हुआ दिखता है, मिराज। डेजर्ट्स में, ठंड में आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। होता क्या है, कोल्ड एयर और हॉट एयर का कुछ कॉन्सेप्ट बनता है। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन। क्या होता है ये? इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट। ठीक है, ठीक है, वो मिराज टाइप का फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने बता दिया बस। ठीक है, एक चीज आता है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म मतलब, अगर भाई, अगर ऐसे सपोज मेरे पास कोई प्रिज्म है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मेरे पास प्रिज्म है, जैसे वो मैंने ट्राइंगल शेप का प्रिज्म लिया। ठीक है, आई हैव टेकन अ ट्राइंगल शेप प्रिज्म, और उसमें लेट्स सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट था। दिस इज माय ऑब्जेक्ट। अगर टोटली रिफ्लेक्टिंग है तो क्या होगा, क्या यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, तो आपको इमेज मिल जाएगा ऐसे। अगर ये ए था, ये बी था, तो आपको यहाँ पे मिल गया ए डैश और बी। मतलब आपको 90 डिग्री उल्टा मिल गया भाई साहब, ट्राइंगल वाला है तो। अगर आपके पास ऐसा प्रिज्म है, प्रिज्म कैन बी ऑफ एनी शेप, ऐसा प्रिज्म है तो क्या होगा, सपोज ये आपके पास जो इमेज है वो यहाँ पे, तो भाई वापस देख लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा इमेज ऊपर का, यहाँ से जाएगा नीचे, तो यहाँ से ऐसे आएगा। टोटली रिफ्लेक्ट का मतलब वापस बाहर नहीं निकलने गया देगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये ए था, ये बी था, फिर मिल गया ए डैश और बी डैश। ठीक है, या आपके पास ऐसा प्रिज्म हो सकता है। तीन केस पॉसिबल थे। ठीक है, सेम, मान लो यहाँ पे आपके पास ऐसे गया, ऐसे गया, बेंट हो गया, बेंट हो गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। ए था, ये बी था, फिर ए डैश का ये। ठीक है, ओके। कभी कभार आ जाता है, छोटे मोटे एग्जाम में आता है, जेई में नहीं आता, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए। यहाँ पे आप 90 डिग्री से उसको डेविएट कर रहे हो। यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया इमेज को। तो इन्वर्ट एन इमेज, उल्टा कर दिया, और 180 डिग्री से इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन विद 180 डिग्री। यहाँ पे आपने क्या किया, इन्वर्ट किया, इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे, विदाउट। यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे क्या था, इन्वर्ट किया आपने इमेज को विद डेविएशन। यहाँ पे तो डेविएट हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे सीधा उसी के वहां पे आ गया। तो यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया इमेज। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज, यहाँ पे। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सर। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है न्यूमेरिकल एपर्चर का।
न्यूमेरिकल aperture of optical fiber. न्यूमेरिकल aperture of optical fiber. अगर मैं न्यूमेरिकल aperture की बात करूं तो न्यूमेरिकल aperture का बेसिकली फॉर्मूला है n sin थीटा। पर न्यूमेरिकल aperture होता क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल aperture हमको बताता है कि भाई कोई भी ऑप्टिकल फाइबर है तो उसमें से कितना लाइट को एक्सेप्ट कर सकता है और आगे भेज सकता है। मतलब इट टेल अस हाउ मच हाउ मच लाइट हाउ मच लाइट द फाइबर कैन एक्सेप्ट एंड गाइड। सिंपल भाषा में बोलूं, जितना ज्यादा हायर न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उतना ज्यादा वो लाइट को कलेक्ट करेगा। मोर लाइट कलेक्शन। न्यूमेरिकल अपर्चर एंड इसको हम डिनोट करते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। उसका फॉर्मूला अगर देखोगे तो होता है एन ए होता है साइन अल्फा। साइन अल्फा अल्फा बता रहा हूँ क्या है, साइन अल्फा। और अगर डिफेक्टिव इंडेक्स में निकालने की कोशिश करोगे तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। यहाँ पे n1 क्या है, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। है ना, अभी जो बताया था कोर और क्लैडिंग। और हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कोर का ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अच्छा अल्फा क्या था वो देख लेते हैं कि भाई सपोज अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ बॉक्स टाइप में ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं सपोज ये मेरा ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है। उसमें ये वाला पार्ट था क्लैडिंग, इसके बाद था कोटिंग। है ना, तो N2 वाला पार्ट है मेरा, ये N2 वाला पार्ट जो है वो है मेरा क्लैडिंग। और जो N2 के अंदर वाला जो पार्ट है इसको ये है मेरा कोर, ये मेरा N1। ठीक है। मतलब अब यहाँ पे जो आपने लाइट दी है ना भाई साहब, इसको मान लो यहाँ पे भी लाइट आई होगी ना, तो ये है आपका अल्फा। ठीक है। अब यहाँ से आगे आगे लाइट। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है और यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा। कैसे मूव करता रहेगा इसके अंदर, समझ में आया। तो यहाँ से अगर मैं पूछूंगा आपसे कि भाई न्यूमेरिकल अपर्चर कितना क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये जो साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ n1 का स्क्वायर माइनस n2 का n1 का स्क्वायर माइनस n2 होल स्क्वायर। थीटा ये अल्फा क्या है, बेसिकली दिस इज द मैक्सिमम एंगल, maximum angle at which light can enter the fiber and still undergo total internal reflection। समझा?
मतलब किस एंगल पे मैं, मतलब ये वो एंगल है जहाँ पे मैं लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के कोर के अंदर डालूंगा। बाकी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो यहाँ पे हो रहा है, इसकी बाउंड्री पे होता है, कोर और क्लैडिंग के बाउंड्री पे होता है। समझ में आ रहा है? कोर और क्लैडिंग के बाउंड्री पे होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। यहाँ पे तो लाइट रेयर मीडियम से आ रही है ना भाई। बोलो बोलो बोलो। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल की ऑप्टिकल फाइबर में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो कौन सी बाउंड्री पे होता है? एयर कोर इंटर बाउंड्री पे, या कोर क्लैडिंग बाउंड्री पे? ठीक है, ये अंदर अंदर तो आपका कोर है ना, ये आपका कोर है अंदर, ये क्लैडिंग है बाहर। ठीक है। तो हमेशा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? कोर और क्लैडिंग की जो बाउंड्री है यहाँ पे होता है। ओके। इसके अंदर तो आप किसी भी एंगल पे लाइट दे सकते हो। ओके। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ये नॉर्मली ये जो है ये सब हम बीटेक में पढ़ते हैं, बट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा दिया क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, जेई मेंस में आया, वीआईटी के एग्जाम में आया हुआ है। न्यूमेरिकल अपर्चर n1 √(n1) का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और या ये वाला एंगल देती हूँ उसका साइन निकाल दो। कोई दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो न्यूमेरिकल अपर्चर। ठीक है। ओके। और न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है? ये मुझे बताता है कि भाई कितना कितना जो लाइट है, हाउ मच लाइट द फाइबर कैन एक्सेप्ट एंड गाइड, एक्सेप्ट एंड गाइड, एक्सेप्ट एंड गाइड। ठीक है। चलो यहाँ तक होता है हमारा जो मिरर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट लेंस। ओके। लेंस, प्रिज्म बचा हुआ है इसमें। प्रिज्म मतलब बचा हुआ है, ब्रूस्टर एंगल, डिस्पर्सिव पावर, वो वाले कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं इसमें। ठीक है। अ, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे। ओके। चलो, तुम क्या करो तब तक, पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करना चालू कर दो ऑप्टिक्स के भी। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। और टीआईआर के क्वेश्चन सॉल्व करना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले क्वेश्चन वो सॉल्व हो जानी चाहिए। जो दो ही फॉर्मूले उसमें यूज होते हैं, म्यू इक्वल टू 1/sin IC। और टीआईआर का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया तो वही पूछेगा न्यूमेरिकल अपर्चर पे, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन अल्फा या इक्वल टू √(n1) स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। n1 क्या है? कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। n2 क्या है? क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ठीक है। इस पे क्वेश्चन देखना, पीवाईक्यू देखो कैसे क्वेश्चन आए हुए, आपको आइडिया लगेगा। सिर्फ पढ़ने से वो नहीं होता, जब तक आप न्यूमेरिकल नहीं देखोगे ना पीवाईक्यू के, तब आपको पता लगेगा सर मुझे इसको फॉर्मूला को अप्लाई कैसे कैसे करना है। ठीक है। तो पीवाईक्यू देखो, लास्ट 25 से देखो, 24 से देखो, 23 से देखो, 22 से देखो, सब सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक है। चलो, स्टॉप करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, गुड नाइट।